हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर पे अपन ने सीएफटी की बात करी अष्टफलकीय संकुलों के लिए। और अष्टफलकीय संकुलों के लिए मैंने आपको उसके लिए क्रिस्टल फील्ड विभाजन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम बता दिया। और मैंने आपको टेबल बताई जिससे मैंने जो क्वेश्चन है या जो एप्लीकेशन है, किस तरीके से सीएफटी से क्वेश्चन आते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, वो मैंने आपको सारा बता दिया। नीचे T2G कक्षक और ऊपर EG कक्षक, dxy yz और zx तो नीचे, और EG dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर वो ऊपर। अब अपन बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड विभाजन की या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की। किसके लिए? एक चतुष्फलकीय यौगिक के लिए। तो अपन बात करते हैं एक चतुष्फलकीय यौगिक के लिए क्रिस्टल फील्ड विभाजन, या इंग्लिश में बोलते हैं अपन CFT फॉर ए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए अपन CFT की बात करते हैं। हिंदी में कहते हैं अपन चतुष्फलकीय यौगिक के लिए क्रिस्टल फील्ड विभाजन, और इंग्लिश में CFT फॉर ए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब अगर अपन बात करें तो टेट्राहेड्रल की जो स्प्लिटिंग होती है या जो विभाजन होता है वो ऑक्टाहेड्रल के जस्ट अपोजिट होता है। ऑक्टाहेड्रल में तो क्या है, लिगेंड्स अलोंग दी एक्सिस आते हैं। जब एक ऑक्टाहेड्रल बनता है तो लिगेंड्स जो हमारे पास अलोंग दी एक्सिस आते हैं, और अगर अलोंग दी एक्सिस आते हैं तो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर के अंदर जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होता था। लेकिन यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल बनता है तो लिगेंड्स हमारे पास इन बिटवीन दी एक्सिस आते हैं, अक्ष के मध्य में से आते हैं, रादर देन अलोंग दी एक्सिस। मतलब एक्सिस के अलोंग ना आते हुए इन बिटवीन दी एक्सिस या अक्ष के लगभग मध्य से आते हैं। और मध्य से आएंगे तो dxy yz और zx के जो ऑर्बिटल्स हैं, कक्षक हैं, उनके और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में प्रतिकर्षण अधिक होगा। और अधिक होगा तो यहाँ पर अपन देखें तो EG कक्षक dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर वो तो नीचे आ जाएंगे, और T2G कक्षक दैट इज dxy yz और zx वो ऊपर चल जाएंगे। मतलब टेट्राहेड्रल में जो क्रिस्टल फील्ड विभाजन है वो ऑक्टाहेड्रल का जस्ट अपोजिट होगा, उल्टा हो जाएगा। वहां पर ऑक्टाहेड्रल में EG कक्षक ऊपर थे, T2G कक्षक नीचे थे। यहाँ पर T2G कक्षक ऊपर चल जाएंगे और EG कक्षक नीचे आ जाएंगे। तो मैं आपको टेट्राहेड्रल के लिए जो स्प्लिटिंग डायग्राम है वो आपको मैं ड्रॉ करके बताता हूं। सबसे पहले तो वापस वही संभ्रंश पांचों, संभ्रंश D कक्षक, संभ्रंश D कक्षक, वापस से वही काल्पनिक अवस्था, हाइपोथेटिकल स्टेट जिसको अपन बेरी सेंटर बोलते हैं।
यहाँ पर उल्टा हो गया, Eg कक्षक या dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ये तो आ गए नीचे, और T2g कक्षक T2g कक्षक मतलब dxy yz और zx ये ऊपर चले गए, जस्ट अपोजिट हो गया। अब ये हमारे पास 3 ऑर्बिटल हैं, तो इन तीनों ऑर्बिटल की इन दोनों ऑर्बिटल के कंपैरिजन में एनर्जी 2/5 से इंक्रीज हो गई। ये हमारे पास 3 ऑर्बिटल हैं, तो इन तीनों की एनर्जी इन दोनों के कंपैरिजन में, इन तीनों की एनर्जी इन दोनों के कंपैरिजन में प्लस 2/5 से इंक्रीज हो गई। या अपन कहें तो अपन 2 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज प्लस 0.4 डेल टी के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। क्रिस्टल फील्ड विपाटन को अपन या क्रिस्टल फील्ड विभाजन को अपन डेल टी, टी मतलब फॉर ए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो 2 डिवाइडेड बाई 5, तो 2 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 0.4 प्लस इसलिए क्योंकि इंक्रीज हो गई, अपेक्षाकृत बढ़ गई, और किसके रेस्पेक्ट में, डेल्टा टी। पूरे क्रिस्टल फील्ड विपाटन को अपन डेल्टा टी से बताते हैं। ये जो पूरा विभाजन है, इस पूरे विभाजन को अपन डेल्टा टी से बताते हैं। तो अगर डेल्टा टी से बताएंगे तो इन तीनों की एनर्जी इन दोनों के रेस्पेक्ट में 2/5 से इंक्रीज हो गई, या 2/5 का मतलब 0.4 डेल टी के कंपैरिजन प्लस 0.4 डेल टी से बढ़ गई। और ये दो ऑर्बिटल हैं दैट इज Eg कक्षक, तो इन दोनों की एनर्जी इन तीनों के कंपैरिजन में 3/5 से डिक्रीज हो गई। इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी इन तीनों ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में 3/5 से डिक्रीज हो गई। तो ये हो गया हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया -0.6 और डेल्टा टी, टी का मतलब डेल्टा टी फॉर ए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इस पूरे विपाटन को या इस पूरे विभाजन को अपन डेल्टा टी से बताते हैं। डेल्टा का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, टी का मतलब फॉर ए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इस पूरे विभाजन को अपन ने किससे बताया स्टूडेंट्स? इस पूरे विभाजन को अपन ने डेल्टा टी से बताया, ये अपना डेल्टा टी से बताया, या 10 dq से बताया। इस पूरे को अपन क्या किससे बताते हैं? 10 dq से, 10 dq से, 10 dq से। और अगर 10 dq से भी बताते हैं तो भी अगर अपन dq के टर्म्स में बात करेंगे तो इन तीनों की एनर्जी इन दोनों के रेस्पेक्ट में प्लस 4 dq से बढ़ जाएगी। और इन दोनों की एनर्जी इन तीनों के कंपैरिजन में -6 dq से घट जाएगी। ये हमारे पास क्रिस्टल फील्ड विपाटन हो गया किसके लिए? एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। चतुष्फलकी यौगिक के लिए जो क्रिस्टल फील्ड विभाजन है या विपाटन है वो जस्ट रिवर्स होता है किसके? ऑक्टाहेड्रल के लिए। ऑक्टाहेड्रल में नीचे आते हैं T2g कक्षक, ऊपर आते हैं Eg कक्षक। यहाँ पर Eg कक्षक नीचे आ गए और T2g कक्षक ऊपर आ गए। उसका कारण क्या है? जब एक ऑक्टाहेड्रल बनता है, अष्टफलक बनता है, तो लिगेंड्स अलोंग दी एक्सिस आते हैं। तो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, क्योंकि उनके जो पालियां हैं, जो उनके लोब्स हैं वो अलोंग दी एक्सिस हैं, तो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लिगेंड के इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन ज़्यादा मिलता है, तो उनकी एनर्जी तो बढ़ जाती है और T2g ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाती है। एक टेट्राहेड्रल बनता है तो लिगेंड्स मेटल को अप्रोच करते हैं इन बिटवीन दी एक्सिस, एक्सिस के बीच में से आते हैं, और एक्सिस के बीच में से आएंगे तो dxy yz और zx वो ज़्यादा क्लोज होंगे लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन के, और अगर होंगे तो dxy yz और zx उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर की एनर्जी कम हो जाएगी। और हो जाएगी तो जस्ट अगर अपन ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग डायग्राम
या ऑक्टाहेड्रल अष्टफलक का जो हमारे पास विभाजन है उसका जस्ट अगर अपन अपोजिट कर देंगे तो अपने को टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग डायग्राम मिल जाएगा, या एक चतुष्फलक का अपने को क्या मिल जाएगा, एक चतुष्फलक के लिए हमारे पास क्रिस्टल फील्ड विपाटन या क्रिस्टल फील्ड विभाजन का डायग्राम मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी इन दोनों के रिलेटिव, इन दोनों के अपेक्षाकृत 2/5 से इंक्रीज हो गई, 2/5 से इंक्रीज हो गई, या +0.4 डेल्टा टी के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो गई। इन दोनों की एनर्जी इन तीनों के रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो गई 3/5 से, या -0.6 डेल्टा टी के रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो गई। इस पूरे विपाटन को या इस पूरे विभाजन को अपन डेल्टा टी से बताते हैं या 10 DQ से बताते हैं। अगर DQ के टर्म्स में बताएंगे तो यहाँ पर इन तीनों की एनर्जी इन दोनों के रिलेटिव में, इन दोनों के अपेक्षाकृत में +4 DQ से बढ़ गई, और इन दोनों की एनर्जी इन तीनों के कंपैरिजन में या इन तीनों के रिलेटिव में -6 DQ से डिक्रीज हो गई। ये हमारे पास एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए या एक चतुष्फलकी यौगिक के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम हो गया। अब इसके लिए भी अपन ने, जैसे ऑक्टाहेड्रल के लिए अपन ने टेबल बनाई थी, ऐसे ही अपन टेट्राहेड्रल के लिए भी एक टेबल का निर्माण करेंगे, जिससे अपन देखेंगे कि इससे कैसे क्वेश्चन या इसको अपन कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के लिए। तो वो देखिएगा आप लोग। एक तरफ तो अपन वापस से वही लिखेंगे, केंद्रीय धातु आयन का विन्यास, केंद्रीय धातु आयन का विन्यास, केंद्रीय धातु आयन का विन्यास। एक कॉलम में अपन केवल लिखेंगे दुर्बल लिगेंड, दुर्बल लिगेंड। क्यों? क्योंकि चतुष्फलकी यौगिक सदैव किसकी उपस्थिति में बनते हैं? इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड्स, दुर्बल लिगेंडों की उपस्थिति में। तो यहां पर अपन प्रबल वाला जो कॉलम है वो नहीं बनाएंगे, केवल अपन दुर्बल की बात करेंगे। अगर हमारे पास 4D और 5D सीरीज का एलिमेंट है, 4D और 5D सीरीज का तत्व है, तो उसके लिए अपन प्रबल को भी दुर्बल के रूप में ही ट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि Z इफेक्टिव या प्रभावी नाभिकीय आवेश 4D और 5D के लिए अपन लेते हैं। वहां पर अपन लिगेंड की प्रवृत्ति के बारे में बात नहीं करते, चाहे लिगेंड प्रबल हो चाहे दुर्बल। अगर हमारे पास प्रबल लिगेंड है तो उसको भी अपन फिर जो है दुर्बल के रूप में मानते हैं। कुल मिलाकर अगर हमारे पास अगर 4D और 5D सीरीज का एलिमेंट है तो 4D और 5D सीरीज एलिमेंट्स में तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास 4D और 5D के तो सभी जो एलिमेंट्स हैं वो DsP2 संकरण करेंगे। जैसे अगर वहाँ पर पैलेडियम है और प्लेटिनम है तो वहां पर अपन दुर्बल को भी प्रबल के रूप में मानेंगे, दुर्बल को भी अपन प्रबल के रूप में मानेंगे। वहां पर संकरण होगा DsP2, क्योंकि वहां पर लिगेंड की प्रवृत्ति नहीं, अपन क्या बोलेंगे, Z इफेक्टिव या प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है वो डिसाइड करता है। तो अगर वहां पर क्लोरिडो है तो क्लोरिडो को भी अपन जैसे पैलेडियम है या प्लेटिनम के साथ है तो फिर वहां पर दुर्बल को भी अपन प्रबल मानेंगे। किसमें? 4D और 5D में। तो 4D और 5D में दुर्बल को भी अपन प्रबल के रूप में मानेंगे, और वहां पर जो बात करेंगे वो अपन बात करेंगे Z इफेक्टिव की। तो अगर अपन बात करें तो ये अपन जो बात कर रहे हैं ये 3D श्रेणी के लिए बात कर रहे हैं कि भाई अगर हमारे पास 3D श्रेणी का तत्व है तो 3D श्रेणी के तत्व में अगर हमारे पास लिगेंड है और अगर वो दुर्बल है तो दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में कैसा होगा? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। और अगर 4D और 5D का है तो वहां पर वीक लिगेंड को भी अपन स्ट्रॉन्ग लिगेंड के रूप में ट्रीट करेंगे और वो बनाएगा वर्ग समतली संकुल और संकरण होगा DsP2। तो यहां पर जो केंद्रीय धातु परमाणु, ये केंद्रीय धातु आयन का विन्यास है
तो केंद्रीय धातु या हमारे पास आयन वो कौन सी श्रेणी का हो गया, वो हमारे पास 3D श्रेणी का हो गया। ये अपन मान के चलते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास 4D और 5D श्रेणी है तो 4D और 5D श्रेणी का अगर तत्व है, अगर तत्व हमारे पास 4D का है और 5D का है, तो वहाँ पर फिर डिसाइडिंग फैक्टर कौन हो जाएगा, Z प्रभावी या Z इफेक्टिव। वहाँ पर अपन दुर्बल लिगेंड को भी प्रबल लिगेंड के रूप में ट्रीट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था VBT में, मेरे पास अगर PdCl4 2 नेगेटिव है तो पैलेडियम हमारे पास 4D श्रेणी का तत्व है, और अगर 4D श्रेणी का तत्व है तो यहाँ पर अब अपन क्लोरिडो को वीक नहीं मानेंगे, क्लोरिडो को स्ट्रांग मानेंगे, और क्लोरिडो को स्ट्रांग मानेंगे तो संकरण क्या हो जाएगा, DsP2, और हमारे पास ज्यामिति कैसी हो जाएगी, वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय, और इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। अगर मेरे पास PtCl4 2 नेगेटिव है, अगर मेरे पास PtCl4 2 नेगेटिव है, प्लेटिनम हमारे पास 5D श्रेणी का तत्व हो गया, प्लेटिनम हमारे पास 5D श्रेणी का तत्व हो गया, तो यहां पर क्लोरिडो को अपन स्ट्रॉन्ग के रूप में ट्रीट करेंगे, वीक को भी स्ट्रॉन्ग के रूप में ट्रीट करेंगे। संकरण क्या हो जाएगा, DsP2, ज्यामिति वापस से वही वर्ग समतलीय, ज्यामिति वापस से वर्ग समतलीय, वापस से मैग्नेटिक नेचर कैसा हो जाएगा, प्रतिचुंबकी। तो यहां पर अपन मान के चल रहे हैं कि जो केंद्रीय धातु आयन का विन्यास है, तो केंद्रीय धातु कौन सी श्रेणी का है, 3D श्रेणी का, और 3D श्रेणी में अपन कौन ले रहे हैं, दुर्बल लिगेंड ले रहे हैं। और अगर दुर्बल लिगेंड लेंगे इसका मतलब जो युग्मन ऊर्जा है वो ज़्यादा है किससे, डेल्टा टी से, मतलब स्प्लिटिंग गैप हमारे पास क्या है, कम, और स्प्लिटिंग गैप कम है किसके कंपैरिजन में, पेयरिंग एनर्जी के कंपैरिजन में। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि दुर्बल लिगेंड इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तो करेगा नहीं, और करेगा नहीं तो अपन वीक के हिसाब से भरेंगे। वीक के हिसाब से मतलब 1 2 EG में 2, 1 और 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले EG भरेंगे, फिर T2G भरेंगे, और फिर पेयरिंग करेंगे। देखिएगा आप लोग, तो अगर मेरे पास D1 विन्यास है, D में 1 इलेक्ट्रॉन है, D1 विन्यास है, तो D1 विन्यास को मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा EG1 T2G 0। EG का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पहले EG कक्षक में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पहले EG कक्षक में जाएगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल में नीचे तो EG है और ऊपर क्या है, T2G। अब अगर D1 विन्यास है तो विन्यास क्या हो गया, EG1, EG में 1 इलेक्ट्रॉन चल गया, T2G 0, तो EG1 T2G 0। अगर D में 2 इलेक्ट्रॉन है, D2 विन्यास है, अगर D में 2 इलेक्ट्रॉन है, D2 विन्यास है, तो फिर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, EG में, और EG में जाएगा तो विन्यास हो गया D2 के लिए EG2 T2G 0, EG2 T2G 0। अगर D में 3 इलेक्ट्रॉन है, D3 विन्यास है, तो V के हिसाब से पेयरिंग एनर्जी तो ज्यादा है किससे, डेल्टा टी से, मतलब पेयरिंग तो होगी नहीं क्योंकि दुर्बल लिगेंड है, पेयरिंग एनर्जी क्या है, युग्मन ऊर्जा ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तो होगा नहीं, और होगा नहीं तो तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर चल जाएगा। तो अपन V के हिसाब से भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे भरेंगे, तो स्ट्रॉन्ग तो है ही नहीं। लेकिन एलिमेंट किसका है, 3D का। अगर 4D का और 5D का है तो वीक लिगेंड को भी अपन स्ट्रॉन्ग के रूप में ट्रीट करेंगे, और वहां पर जो संकरण होगा वो DsP2 होगा, और वर्ग समतली और मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, प्रतिचुंबकी, जैसे पैलेडियम और प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स मैंने बताया। अगर मेरे पास D3 है तो विन्यास क्या हो गया, EG2 T2G 1, ऊपर चल गया T2G में।
अगर मेरे पास डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, D4 विन्यास है, तो D4 विन्यास है तो Eg2 T2G2। अगर डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, D5 विन्यास है, तो Eg2 T2G3। ये 5 तक भर दिया अपन ने, 1 2 3 4 और ये 5 तक बढ़ दिए, Eg2 T2G3। अब छठे से तो नीचे से पेयरिंग करूंगा। अगर मेरे पास D6 है तो ये हो गया Eg3 T2G3। Eg3 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन नीचे पेयर करूंगा तो Eg3 T2G3। अगर D में 7 इलेक्ट्रॉन है, D7 है, तो ये हो जाएगा Eg4 T2G3। अगर D में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा Eg4 T2G4। अगर D में 9 इलेक्ट्रॉन है, D9 है, तो ये हो गया Eg4 T2G5। और फाइनली अगर D10 है, तो D10 का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, D10 का मतलब Eg4 T2G6। अगर D में 10 इलेक्ट्रॉन है, D10 विन्यास है, तो हमारे पास फिर क्या हो गया, Eg4 T2G6। तो अपने को 10 इलेक्ट्रॉन भर दें वीक के हिसाब से भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर D1 है तो Eg1 T2G0। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो Eg2 T2G0। अगर 3 है तो Eg2 T2G1। अगर D में 4 है तो Eg2 T2G2। अगर 5 है तो Eg2 T2G3। तो 5 तक भर दिया। अब छठा इलेक्ट्रॉन तो D6 है तो Eg3 T2G3। D में अगर 7 है तो Eg4 T2G3। अगर D में 8 है तो Eg4 T2G4। अगर D में 9 है तो Eg4 T2G5। और अगर D10 है तो Eg4 T2G6। ये अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब अगर अपन देखें तो सपोज करो हमारे पास, अप्लाई करके देखते हैं अब इस टेबल को। अप्लाई करते हैं अब इस टेबल को। अप्लाई करेंगे इस टेबल को तो क्या होगा देखिएगा आप लोग। अगर मेरे पास सपोज करो क्या है, COCl4 2 नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स है। कोबाल्ट 3D श्रेणी का है। हाँ जनाब, कोबाल्ट हमारे पास 3D श्रेणी का है। क्लोरिडो दुर्बल लिगेंड है। हाँ, क्लोरिडो दुर्बल लिगेंड है। तो अपन अब इसके लिए बात करेंगे तो D7 कोबाल्ट पे ऑक्सीकरण संख्या +2, कोबाल्ट होता है 27, कोबाल्ट होता है 3D7 4s2। ऑक्सीकरण संख्या +2 है तो 2 निकालूंगा, 2 कहां से निकल गए, S से। मतलब मैं D7 पे खड़ा हूं। D7 पे कहां पे खड़ा हूं, दुर्बल पे। और अगर D7 पे दुर्बल पे खड़ा हूं तो विन्यास क्या हो जाएगा, Eg4 T2G3। मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 3। कैसे भरेंगे अपन, 7 इलेक्ट्रॉन है तो दुर्बल के हिसाब से भरना है। तो नीचे तो Eg और ऊपर T2G। ये हो गया हमारे पास, नीचे तो Eg और ऊपर T2G। 7 इलेक्ट्रॉन भरने तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हो गया Eg4 T2G3। इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। वैसे भी अपन D7 में देखेंगे तो D7 का मतलब वीक लिगेंड है तो पेयरिंग तो करेगा नहीं। तो D7 का मतलब वैसे भी अपन देखोगे तो D7 में अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, वैसे भी 3 आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3।
चाहे वीबीटी अप्लाई करोगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो भी 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पर अप्लाई किया तो विन्यास क्या हो गया, Eg4 T2G3, तो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 आ गए। तो चाहे वीबीटी अप्लाई करोगे चाहे सीएफटी अप्लाई करोगे आंसर तो एक ही आएगा, लेकिन वीबीटी ज्यादा सिंपल ट्रिक है। अगर समन्वय संख्या 4 है तो वीबीटी ज्यादा सिंपल ट्रिक है, क्योंकि वैसे इससे निकालोगे तो Eg4 T2G3 वैसे ही दिख रहा है, D7 में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने 3, तो वीबीटी अप्लाई कर दो। तो अगर हमारे पास समन्वय संख्या 4 है, समन्वय संख्या 4 है, तो समन्वय संख्या 4 के लिए वीबीटी ज्यादा बेटर अप्रोच है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ज्यादा बेटर अप्रोच है, ज्यादा इजी अप्रोच है। किसके लिए, चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए या संकरण निकालने के लिए, तो इजी अपने को पता पड़ जाएगा। तो अगर समन्वय संख्या 4 है, अगर समन्वय संख्या 4 है तो फिर अपन क्या अप्लाई कर देंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आंसर सीएफटी से भी वही आएगा, लेकिन ज्यादा बेटर इजी अप्रोच क्या होगी, वीबीटी। और अगर समन्वय संख्या 6 है, समन्वय संख्या अगर 6 है तो फिर सीएफटी ज्यादा बेटर अप्रोच हो जाएगा। आंसर दोनों से एक ही आएगा, लेकिन अगर अपन बात करें तो अगर समन्वय संख्या 4 है तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अप्लाई करने से क्वेश्चन रिलेटिवली इजी सॉल्व हो जाएगा, कम टाइम लगेगा। और अगर समन्वय संख्या 6 है तो अगर अपन सीएफटी अप्लाई करेंगे तो उससे अपना आंसर जल्दी आएगा। आंसर दोनों से एक ही आएगा, लेकिन अगर समन्वय संख्या 4 है तो बेटर अप्रोच वीबीटी है सीएफटी के कंपैरिजन में, और अगर समन्वय संख्या 6 है तो सीएफटी ज्यादा बेटर अप्रोच है वीबीटी के कंपैरिजन में, ताकि क्वेश्चन जो है वो रिलेटिवली कम टाइम ले और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी वो है वो बढ़ जाए। अगर हमारे पास सपोज करो NiCl4 2 नेगेटिव होता, अब अगर अपन देखें तो निकल की बात करें तो निकल का परमाणु क्रमांक 28, निकल होता है 3D8 4s2। निकल की बात करते हैं, निकल होता है 3D8 4s2। निकल पे ऑक्सीकरण संख्या इस संकुल में +2, +2 का मतलब मैं कहां पर खड़ा हूं, मैं D8 पर खड़ा हूं। मेटल निकल किसका है, 3D श्रेणी का है। थ्री डी श्रेणी का क्लोरिडो क्या है, दुर्बल, तो मैं D8 पर खड़ा हूं, कहां पर, मैं D8 पर दुर्बल पे खड़ा हूं। अब 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ दें दुर्बल के हिसाब से, टेट्राहेड्रल में नीचे तो Eg आ गया और ऊपर T2G आ गया, ये T2G है। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ दें वीक के हिसाब से, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये हो गया। तो विन्यास क्या हो गया, D8 में दुर्बल में Eg4 T2G4, तो Eg4 T2G4 का मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2। तो ये तो अपन ने CFT अप्लाई करके आया, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2। वैसे ही D8 में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 2, अगर अपन D8 को देखोगे तो D8 में तो वैसे ही अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 आ रहे हैं, तो CFT अप्लाई कर रहे हो तब भी अनपेड इलेक्ट्रॉन 2, और VBT अप्लाई करोगे तो D8 को आप करो, तो D8 का मतलब, D8 को लिखोगे तो कैसे लिखोगे, D8 को आप लिखोगे स्टूडेंट्स तो कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तब भी अनपेड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या D8 में 2। यहां पर करोगे तो क्या होगा, D8 का मतलब Eg4 T2G4, तब भी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। समझ में आ गया आपको। उसके बाद अगर मेरे पास है MnCl4 2 नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स है, MnCl4 2 नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स है। CFT अप्लाई करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। मैंगनीज 3D श्रेणी का है, हाँ जनाब,
मैंगनीज हमारे पास बिल्कुल 3D श्रेणी का एलिमेंट है। क्लोरिडो क्या है? क्लोरिडो दुर्बल लिगेंड है। मैंगनीज की बात करते हैं, मैंगनीज होता है 3D5 4s2। और अगर मैंगनीज 3D5 4s2 है, ऑक्सीकरण संख्या इस कॉम्प्लेक्स में मैंगनीज पे +2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। कहां से निकल गए? S से। मैं D5 पर खड़ा हूं, कहां पर? D5 पे, दुर्बल पे। और D5 पर अगर मैं दुर्बल पे खड़ा हूं तो आप मेरे को बताओ विन्यास क्या होगा? Eg2 T2G3, ये विन्यास होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 आ जाएंगे, 5 भरूंगा मैं, तो Eg2 नीचे Eg और ऊपर T2G, ये तो हो गया Eg, ये तो हो गया Eg और ऊपर हो गया T2G। 5 इलेक्ट्रॉन भर दें, वीक के हिसाब से भरूंगा, दुर्बल के हिसाब से, तो 1 2 3 4 और ये 5, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 5, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5। वैसे भी VBT अप्लाई करोगे तो अगर एलिमेंट 3D सीरीज का है और दुर्बल लिगेंड और D5 का, मतलब वैसे ही दिख रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 5, D5 में वैसे ही देखोगे तो 1 2 3 4 और 5। अनपेड इलेक्ट्रॉन VBT से भी 5 आएंगे, CFT से भी 5 आएंगे। तो चाहे आप CFT अप्लाई करो चाहे VBT अप्लाई करो, आंसर तो सेम ही आएगा। लेकिन आपको सिंपल बात कहता हूं, अगर समन्वय संख्या 4 है तो VBT बेटर अप्रोच है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए और संकरण को निकालने के लिए। और अगर समन्वय संख्या 6 है तो CFT बेटर अप्रोच है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए और संकरण को निकालने के लिए। अब अगर अपन देखें, तो वहां पर अपन फॉर्मूला देते थे CFT के लिए, CFSE को निकालने के लिए -0.4 x प्लस 0.6 y डेल्टा O। यहां पर अपन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला निकालेंगे, -0.6 x प्लस 0.4 y डेल्टा T। पेयरिंग एनर्जी की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि दुर्बल लिगेंड है। तो यहां पर x क्या हो गया? Eg कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Eg कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और y क्या हो गया? T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है हमारे पास यही वाला MnCl4 2 नेगेटिव टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इसके लिए अपने को CFSE निकालनी है, तो CFSE निकालूंगा तो मैं जानता हूं मैं कहां पर खड़ा हूं, D5 विन्यास पे। D5 विन्यास पे विन्यास लिखूंगा तो क्या हो गया? Eg2 T2G3, ये हो गया Eg2 T2G3, मैंने सीधा लिख दिया, अभी हाल करके बताया था। तो Eg2 T2G3, तो CFSE निकालूंगा तो CFSE इज इक्वल टू हो गई क्या? -0.6 इंटू Eg में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, Eg में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि x क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg ऑर्बिटल्स, Eg कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो Eg में 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 0.4 इंटू T2G में y, मतलब T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3, और डेल्टा T, तो ये कितना हो गया? -1.2 प्लस ये 0.4 इंटू 3, ये कितना हो गया? प्लस
1.2 और -1.2 और डेल्टा टी, तो CFSE की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 0 आ गई, नहीं आ गई? D5 विन्यास में तो ये कितना हो गया? 0.6 इंटू 2, तो ये हो गया -1.2, और 0.4 इंटू 3, तो ये कितना हो गया? +1.2। तो ऑन दी होल हमारे पास CFSE की वैल्यू D5 विन्यास के लिए कितनी हो गई? 0 हो गई, नहीं हो गई? बोलिएगा। CFSE की वैल्यू कितनी हो गई? 0। और अगर अपन D10 विन्यास के लिए निकालें, तो D10 विन्यास के लिए एग्जांपल दें तो ZnCl4 2 नेगेटिव हो गया, जिंक +2 अपने पास रहता है D10 में। तो अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स है D10 वाला ZnCl4 2 नेगेटिव, तो जिंक की बात करूं, जिंक होता है +2 में, तो जिंक D10 हो गया। D10 का मतलब Eg4 T2G6, Eg4 T2G6 सीधा लिख दिया विन्यास। और अगर सीधा विन्यास लिख दिया तो CFSE इज इक्वल टू -0.6 इंटू Eg में कितने इलेक्ट्रॉन? 4, प्लस 0.4 इंटू 6, Eg में 6 इलेक्ट्रॉन, डेल्टा टी। तो ये कितना हो गया? CFSE इज इक्वल टू, ये हो गया -2.4 और +2.4 डेल्टा टी। तो वापस से CFSE D10 के लिए कितनी हो गई? 0 हो गई, नहीं हो गई? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो अगर D5 विन्यास है और अगर D10 विन्यास है, तो इन दोनों के लिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जो CFSE है उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई, नहीं हो गई? तो CFSE अगर अपने को टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए निकालनी है, तो चतुष्फलकी यौगिक के लिए CFSE को निकालने का फॉर्मूला -0.6x + 0.4y डेल्टा टी। यहाँ पर x तो Eg कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, y T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब अपन बात करेंगे वर्ग समतली यौगिक के लिए क्रिस्टल फील्ड विभाजन किस प्रकार होगा, वो अपन देखते हैं। अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स किसकी? वर्ग समतली संकुल के लिए, वर्ग समतली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए क्रिस्टल फील्ड विभाजन किस प्रकार होता है। उसको करने से पहले अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं NEET नीट का। क्वेश्चन क्या कहता है? एक अष्टफलकीय संकुल दे रखा है, कौन सा? COCl6 4 नेगेटिव, मतलब कोबाल्ट +2 में है, ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है। इसके लिए हमारे पास डेल्टा O का मान ये 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स दे रखा है। तो चतुष्फलकी संकुल COCl4 2 नेगेटिव के लिए
डेल्टा टी का मान होगा अपने को डेल्टा टी का मान देखना है। अब अगर अपन देखें तो एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है, सॉल्यूशन बता रहा हूं सीधा, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा ओ। ये हमारे पास एक रिलेशन होता है, डेल्टा टी 4/9 होता है, सॉरी डेल्टा ओ का। तो अगर अपन देखें तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9, डेल्टा ओ कितना दे रखा है 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये हो जाएगा 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स। कुल मिलाकर अपने को एक रिलेशन याद रखना है, डेल्टा टी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इट इज 4/9 ऑफ डेल्टा ओ, 4/9 ऑफ डेल्टा ओ। तो डेल्टा ओ की वैल्यू अपने को दे रखी है 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स, तो 4/9 इंटू 18,000, तो 9 इंटू ये कट गया, तो आप लोग समझ गए होंगे हमारे पास जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स। अब अपन बात करते हैं सीएफटी किसके लिए, वर्ग समतली एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए। देखिएगा आप लोग, अपन बात कर रहे हैं अब सीएफटी फॉर ए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, वर्ग समतली संकुल के लिए सीएफटी को लिए बात करते हैं। पहले मैं इसके लिए विपाटन या विभाजन बता दूं आपको। पहले तो बिल्कुल वैसे ही टूटता है, T2G नीचे और EG ऊपर, अष्टफलक के समान। उसके बाद जो EG कक्षक है वो फिर से 2 में टूटता है, dx² y² ये तो ऊपर चल जाता है, और dz² ये नीचे आ जाता है। क्यों आता है अभी सब बता रहा हूं। और जो T2G कक्षक है ये वापस से टूटते हैं, तो dyz और dzx और dxy ऊपर चल जाता है। ये ऐसे टूटते हैं। और dz² थोड़ा सा नीचे कर देता हूं उसको, फिर अभी पूरा समझा रहा हूं। ये हो गया हमारे पास dz²। अगर अपन बात करते हैं
एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स की एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, तो डी वाई जेड इज इक्वल टू डी जेड एक्स, इन दोनों की तो एनर्जी सेम। उसके बाद डी जेड स्क्वायर, उसके बाद डी एक्स वाई, उसके बाद डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल हो गया एक वर्ग समतली यौगिक के लिए डी ऑर्बिटल्स का। ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स फॉर ए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, वर्ग समतली संकुल में डी कक्षकों की ऊर्जा का क्रम। अब यहां पर क्या हुआ अगर अपन देखें बेसिकली, तो पहले तो पांचों जो समान डी कक्षक है बिल्कुल वो वैसे ही टूटते हैं जैसे अष्टफलक में टूटते हैं। T2G नीचे और EG ऊपर। T2G का मतलब DXY, YZ और ZX ये तो नीचे, और EG कक्षक मतलब DX स्क्वायर वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर ये ऊपर। अब होता क्या है अगर अपन देखें, तो अगर हमारे पास मेटल आयन, केंद्रीय धातु आयन 3D श्रेणी का है और वो 4 प्रबल लिगेंडों से घिरा हुआ है, NiCN4 2 नेगेटिव है, और मेटल पर 3D श्रेणी का होने के साथ साथ उसके पास D8 विन्यास है, क्योंकि वर्ग समतली संकुल कौन बनाएगा? 3D श्रेणी का तत्व D8 विन्यास वाला। 3D श्रेणी का तत्व D8 विन्यास वाला किसकी उपस्थिति में? प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में। तो अगर मेरे पास D में 8 इलेक्ट्रॉन है, D में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये तो एनर्जी का मैंने आपको लेवल बताई दिया डी कक्षकों के लिए। अगर मेरे पास D में 8 इलेक्ट्रॉन है, D में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, D8 है। अब क्या होगा बेसिकली अगर अपन देखें तो ये हमारे पास T2G कक्षक है, DXY, YZ और ZX ये तो हमारे पास T2G कक्षक हो गए। T2G कक्षक है DXY, YZ और ZX, ये हमारे पास हो गया DZ स्क्वायर और ये हो गया DX स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब ये EG कक्षक है। ये EG और ये T2G। अब ये इलेक्ट्रॉन जो DX स्क्वायर वाई स्क्वायर में, ये 4 लिगेंडों से रिपल्शन फेस करेगा। क्यों? क्योंकि DX स्क्वायर वाई स्क्वायर में 4 लोब हैं, और जो 4 लोब हैं तो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन DX स्क्वायर वाई स्क्वायर में, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन अकेला एक इलेक्ट्रॉन DX स्क्वायर वाई स्क्वायर में, इसको 4 लिगेंडों से रिपल्शन मिलेगा। इसको 4 लिगेंडों से रिपल्शन मिलेगा क्योंकि 4 लोब है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन DZ स्क्वायर में, जो इलेक्ट्रॉन DZ स्क्वायर में है, ये DZ स्क्वायर है, तो जो इलेक्ट्रॉन DZ स्क्वायर में इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को 2 लिगेंडों से रिपल्शन मिलेगा। इसका मतलब ज्यादा प्रतिकर्षण किस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा? जो कि DX स्क्वायर वाई स्क्वायर में है। तो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन DX स्क्वायर वाई स्क्वायर में, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन DX स्क्वायर वाई स्क्वायर में, उसको 4 लिगेंडों से रिपल्शन मिलेगा। जबकि जो सिंगल इलेक्ट्रॉन DZ स्क्वायर में, इसको 2 लिगेंडों से रिपल्शन मिलेगा। तो ऑफ कोर्स DX स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी
डी जेड स्क्वायर के कंपैरिजन में ज़्यादा हो गई, तो ईजी कक्षक वापस से टूट गया, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऊपर चल गया और डी जेड स्क्वायर नीचे आ गया। अब हुआ क्या, अगर अपन देखें तो हमारे पास जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है उसमें जो स्प्लिटिंग है डेल्टा एस पी, डेफिनेटली डेल्टा का फील्ड स्प्लिटिंग, एस पी का मतलब फॉर ए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में, तो ये पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगी। मतलब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के बीच में एनर्जी गैप ज्यादा, किससे? पेयरिंग एनर्जी से। पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा, इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी कम, युग्मन ऊर्जा कम, युग्मन ऊर्जा कम, तो ये इलेक्ट्रॉन जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में, ये डी जेड स्क्वायर में जाकर, डी जेड स्क्वायर में जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ जाकर युग्मित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है, और अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में था वो डी जेड स्क्वायर में जाकर पेयर हो गया, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया किसके साथ? जो इलेक्ट्रॉन डी जेड स्क्वायर में उसके साथ पेयर हो गया, तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन था डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में वो तो डी जेड स्क्वायर में जाकर पेयर हो गया। अब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर खाली हो गया, ये संकरण में इन्वॉल्व हो जाएगा। कौन से संकरण में? DsP2 में। तो जो ऑर्बिटल DsP2 संकरण में इन्वॉल्व होता है डी, वो कौन होता है? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इन्वॉल्व हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डी जेड स्क्वायर में जाकर पेयर हो गया। अब अगर अपन देखें तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो ऊपर और डी जेड स्क्वायर नीचे। अब अगर अपन देखें तो हमारे पास अब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये संकरण में इन्वॉल्व हो गया, और ये संकरण में इन्वॉल्व हो गया, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अगर संकरण में इन्वॉल्व हो गया हमारे पास, अगर हमारे पास डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको अपन x मान लें, इसको अपन y मान लें, इसको x मान लें, इसको y मान लें, तो ये तो संकरण में इन्वॉल्व हो गया। किसमें? ये तो अपने को संकरण में इन्वॉल्व हो गया DsP2 संकरण में। अब अगर अपन देखें तो हमारे पास ये तो संकरण में इन्वॉल्व हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स आ किधर से रहे हैं? एक्स वाई प्लेन से आ रहे हैं, और अगर एक्स वाई प्लेन से आ रहे हैं तो इसकी एनर्जी तो सबसे ज़्यादा, ये डी एक्स वाई है, तो प्लेन तो वही है एक्स वाई, तो डी एक्स वाई की एनर्जी और ज़्यादा, क्योंकि अगर लिगेंड्स अलोंग दी एक्सिस आ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा तो रिपल्शन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को मिलेगा। प्लेन तो वही है एक्स वाई, और अगर एक्स वाई प्लेन है तो एक्स डी एक्स वाई जो है इसकी एनर्जी भी रिलेटिवली बढ़ गई। उसके बाद जितने भी कक्षक जिनमें z कंपोनेंट है उनकी एनर्जी कम, क्योंकि z को अपन ने हटा दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किधर से आ रहे हैं? अलोंग दी एक्सिस। अलोंग दी एक्सिस मतलब हमारे पास आ रहे हैं एक्स वाई प्लेन के अलोंग, और अगर एक्स वाई प्लेन के अलोंग आ रहे हैं तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की तो एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसके बाद डी एक्स वाई की। फिर जो z कंपोनेंट है जिनमें z एक्सिस है उनकी एनर्जी कम, तो डी जेड स्क्वायर और डी वाई जेड और डी जेड एक्स। अब डी जेड स्क्वायर की एनर्जी वाई जेड और जेड एक्स से क्यों ज़्यादा हो गई? क्योंकि डी जेड स्क्वायर में अपने पास एक हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग रहती है बीच में, इसको अपन डी जेड स्क्वायर बोल दें, डी जेड स्क्वायर। तो इसमें हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है रिंग किसमें? एक्स वाई प्लेन में, और ये जो एक्स वाई प्लेन में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग है ये भी लिगेंड्स को रिपेल करेगी, और जब ये लिगेंड्स को रिपेल करेगी तो डी जेड स्क्वायर की एनर्जी डी वाई जेड और डी जेड एक्स के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो जितने भी कंपोनेंट्स जिनमें जेड एक्सिस आ रही है उनकी एनर्जी कम, डी वाई जेड में जेड आ रहा है, डी जेड एक्स में जेड आ रहा है, डी जेड स्क्वायर में जेड आ रहा है, तो जेड कंपोनेंट जितने भी उनकी एनर्जी कम।
अब डी जेड स्क्वायर की एनर्जी बाकी इन दोनों से ज़्यादा क्यों? क्योंकि डी जेड स्क्वायर में एक एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन रिंग होती है तो उसको रिपल्शन मिलेगा। तो हमारे पास जितने भी एक्स वाई कंपोनेंट्स हैं उनकी एनर्जी तो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एनर्जी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, फिर डी एक्स वाई की, फिर डी जेड स्क्वायर और आखिरी में डी वाई जेड और डी जेड एक्स। तो वापस से बोलता हूँ, इसको मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ। हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में था उसको तो 4 लिगेंड्स रिपेल करते हैं, और जो एक इलेक्ट्रॉन डी जेड स्क्वायर में उसको 2 लिगेंड्स रिपेल करते हैं। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की तो एनर्जी ज़्यादा और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी कम। अब अगर अपन देखें तो डेल्टा एस पी पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में था वो डी जेड स्क्वायर में जाकर पेयर हो गया। अब संकरण हो गया dsp2 हो गया, तो जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा संकरण dsp2 में वो कौन हो गया? dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये तो संकरण में इन्वॉल्व हो गया, तो इसकी एनर्जी तो सबसे ज़्यादा। अब लिगेंड्स किधर से आ रहे हैं? एक्स वाई प्लेन से आ रहे हैं, तो जितने भी z कंपोनेंट है उनको तो अपन ने नीचे कर दिया एनर्जी में। अब dx स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसके बाद dxy, क्योंकि प्लेन तो कौन सा है? एक्स वाई प्लेन है, तो dxy की एनर्जी ज़्यादा, फिर dz स्क्वायर और डी वाई जेड और डी जेड एक्स। डी जेड स्क्वायर की एनर्जी ज़्यादा क्यों? क्योंकि उसमें एक्स वाई प्लेन में एक हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जिसको लिगेंड से रिपल्शन मिलेगा, तो डी जेड स्क्वायर की एनर्जी वाई जेड और जेड एक्स से क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। ये हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो गई, किसके लिए? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिएगा आप लोग स्टूडेंट्स, ये अपन ने बात करी किसके लिए? क्रिस्टल फील्ड विपाटन अष्टफलकी यौगिक, चतुष्फलकी यौगिक और वर्ग समतलीय यौगिक के लिए। एक पॉइंट और है कि जो डेल्टा एसपी होता है स्क्वायर प्लेनर के लिए वो 1.3 टाइम्स होता है डेल्टा ओ के लिए, डेल्टा ओ के रेस्पेक्ट में। मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इट इज 1.3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ। और एक रिलेशन मैंने आपको बताया ही, डेल्टा टी इज 4/9 ऑफ डेल्टा ओ। कुल मिला के तीनों में सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होगी स्क्वायर प्लेनर में, उसके बाद होगी सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग स्क्वायर प्लेनर में, तो डेल्टा एसपी सबसे ज्यादा, उसके बाद फिर डेल्टा ओ और फिर उसके बाद डेल्टा टी। ये डेल्टा का क्रिस्टल फील्ड विपाटन का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ऑर्डर ऑफ डेल्टा बोल दें अपन, डेल्टा का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो सबसे ज्यादा डेल्टा एसपी स्क्वायर प्लेनर के लिए, फिर डेल्टा और फिर डेल्टा टी। ये एक रिलेशन हो गया। अब अपन अगले लेक्चर पे बात करेंगे स्टूडेंट्स क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफएसी। और अपन सीएफएसी किससे रिलेटेड है? स्टेबिलिटी से, तो अपन बोल देंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक या सीएफएसी को प्रभावित करने वाले कारक। क्योंकि अपन ये बोल सकते हैं कि स्थायित्व किस पर निर्भर करेगा? सीएफएसी पर। तो एक ही बात है, संकुल में सीएफएसी को प्रभावित करने वाले कारक या संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक, ये अपन अगले लेक्चर पे पढ़ेंगे। आज अपन ने चतुष्फलक और वर्ग समतलीय यौगिक के लिए अपन ने क्रिस्टल फील्ड विभाजन देखा। क्लियर है? थैंक यू स्टूडेंट्स।